गुड इवनिंग क्लास 11। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6 हाँ 60 है। 1 2 3 4 बॉन्डिंग हो गया आपका, रेडॉक्स हो गया। एंड नाउ विल स्टार्ट लेसन नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। मेजर लेसन है, बड़े बड़े लेसन्स करे हैं आपने अभी तक। रेडॉक्स ही एक छोटा लेसन था, बाकी सारे आपने बड़े बड़े लेसन्स करे हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद ओनली 2 लेसन्स बड़े हैं आपके सिलेबस में, एक इक्विलिब्रियम है और एक थर्मोडायनेमिक्स है। उसके बाद सारे लेसन छोटे छोटे हैं। देखिए अब स्टेट्स ऑफ मैटर बेसिकली गैसेस की स्टडी है बेटा। मतलब यहाँ आप गैस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ोगे। मतलब गैस का बिहेवियर कैसा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एंड ऑल द थिंग्स। सही है। 2 टाइप की गैस आपके नेचर में जनरली होती हैं। एक होती है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? आप आइडियल किसको बोलोगे, रियल किसको बोलोगे? आइडियल गैस का मतलब वो वाला आइडियल नहीं है कि मतलब कोई मतलब बहुत अच्छा है, शरीफ है, ईमानदार है, मतलब बहुत हेल्पिंग है तो आइडियल हो गया। वैसा आइडियल नहीं, थोड़ा अलग तरह का आइडियल, अलग तरह का रियल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझो। अगर किसी गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है तो उन्हें हम बोलते हैं रियल गैसेस। सही है। आप बोलोगे सर ये तो सभी गैसों में होता है। दुनिया में जितनी भी गैस हैं जो आपके आसपास अवेलेबल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नियॉन, नाइट्रोजन गैस, ये सारी की सारी रियल गैस हैं। क्यों? कैसे प्रूव करोगे रियल है? भाई अगर ये रियल गैस नहीं होती तो क्या आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती? If between the molecule of oxygen force of attraction is 0, in that case the molecule of oxygen will fly away to the space. आपके आसपास जितनी भी तरह की गैसों का जो सराउंडिंग अवेलेबल है वो क्यों अवेलेबल है? बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो दुनिया की ऐसी कोई भी गैस जिसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है एंड गैस occupy volume and a particle of gas having some mass, उनको हम बोलते हैं रियल गैस। आपके एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखी है रियल गैस की, वो केवल एक चीज लाइन पर लिखी हुई है, दे आर हैविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। इसका उल्टा, ऐसी कोई भी गैस जिसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो, उन्हें हम बोलते हैं आइडियल गैस। क्या कोई दुनिया में ऐसी गैस है जिसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है? आंसर है नो। सही है। तो दुनिया में ऐसी कोई गैस है ही नहीं जिसके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 हो। पॉइंट नंबर 2 आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में। अगर हम किसी गैस को हीट करें, ध्यान से मेरी बात बेटा, अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर प्रेशर डिक्रीज करें, अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? मॉलिक्यूल विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये सही बेटा, मॉलिक्यूल विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर आपको गैस के मॉलिक्यूल को दूर लेकर जाना है तो क्या काम करें? या तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए या प्रेशर को कम कर दीजिए। प्रेशर कम करोगे, now the molecule will move apart from each other. If the molecule of gas move here and there randomly, it means between the molecule force of attraction decrease, and due to this reason the real gases try to behave like an ideal gas. हम ये नहीं बोलेंगे कि रियल गैस बिकम आइडियल गैस, हम क्या बोलेंगे? रियल गैस ट्राई टू बिहेव लाइक आइडियल गैस। तो चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी कंडीशन में रियल गैसेज आइडियल गैस जैसा बिहेवियर करना शुरू करती हैं? तो कौन सी कंडीशन है? वेरी वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी वेरी लो प्रेशर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करने पर या फिर प्रेशर को कम करने पर रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस जैसा हो जाता है। सही है। तो ध्यान रखना बेटा। देखिए बेटा, गैस के मॉलिक्यूल्स में 2 टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, है ना। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो बहुत जनरल टॉपिक है, तो जल्दी निकाल भी रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है बट आना चाहिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है। देखिए, 2 टाइप के मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं गैस के मॉलिक्यूल के बीच में। एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब, जैसे आप देखिए, सपोज आपके पास गैस का मॉलिक्यूल है Cl2, ध्यान समझना बेटा, यू आर हैविंग गैसियस मॉलिक्यूल Cl2। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है, एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, फिर सुन लो, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही है, तो 3 टाइप का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जनरली, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन क्यों बता रहा हूँ, आइडिया रहे आपको, आपसे पूछ ले कोवेलेंट बॉन्ड किस कैटेगरी का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, ये हमें पढ़ना है डिटेल में। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब ये Cl2, ये Cl2, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। देखिए, फोन भी इसी समय आते हैं, मतलब ये टाइम तो भी नहीं छोड़ते हैं। तो एनी 2 मॉलिक्यूल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर का मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा का मतलब विद इन मॉलिक्यूल। डिफरेंट टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा बोर्ड एग्जाम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आप पढ़ के आ रहे हो चैप्टर नंबर 4 में। फिर भी देख लीजिए, डिस्पर्शन और लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये भी पढ़ा हुआ है आपने, एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, एंड लास्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं बेटा, कौन सा फोर्स कैसे लगता है, कैसे वर्क करेगा, वो सारी चीज़ें। सही है, तो देख लो एक बार और, इंट्रामॉलिक्यूलर में कौन कौन से फोर्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर में कौन से फोर्स हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल वर्क करता है, डिस्पर्जन और लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड एंड फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सही है, देखते हैं। देखिए बेटा, ये फर्स्ट कैटेगरी है आपकी डिस्पर्शन और लंदन फोर्स। ये सबसे वीक कैटेगरी का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो आपका लंदन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स है, सबसे वीक मॉलिक्यूलर फोर्स। ये काम का पॉइंट है, ध्यान रखना, बाकी कोई इतना स्पेशल नहीं है। अब देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर आपके पास 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन और लंदन फोर्स। अब क्वेश्चन आता है कि जब दोनों मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट कैसे होगा। अब सुनो ध्यान से, देखिए, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, प्लस एंड माइनस चार्ज। सही है, ध्यान से सुनो मेरी बात, आपने पढ़ी हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग की। सही, तो मैंने लिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल, और क्लोरीन के मॉलिक्यूल में ये प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन द क्लोरीन मॉलिक्यूल कम क्लोज, देन आफ्टर सम टाइम their opposite charge arrange in such a way so that plus charge and minus charge of both the molecule comes in the same direction. तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपके 2 क्लोरीन एटम्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं तो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज, दे कम्स फ्रंट ऑफ ईच अदर ड्यू टू विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डिस्पर्शन और लंदन फोर्स। सही है, तो ये जो अट्रैक्शन है उसकी एनर्जी क्या होती है, अट्रैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल 1/r की पावर 6। आर क्या है, आर है आपका
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। सही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है डेफिनेशन, समझ में आना चाहिए। अब जैसे कभी पूछ रहे हैं आपसे I2 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये आना चाहिए आपको, भाई डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स, दैट्स ऑल, इतना आना चाहिए। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है, सपोज वी आर हैविंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल, पर क्या है पीछे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अगर आपके पास ऐसे मॉलिक्यूल हों जिसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, कैसे पता लगेगा, दिस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम। तो HCl में क्या है, क्लोरीन माइनस डेल्टा एंड हाइड्रोजन प्लस डेल्टा, H plus delta, chlorine minus delta. So when two polar covalent bonded molecule come close, then मॉलिक्यूल का जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही चीज काम की है, बाकी जो भी भाषण लिखा हुआ है लंबा चौड़ा किसी काम का नहीं, ये क्वेश्चन यहीं पर आएगा आपका। अब जैसे पूछेगा आपसे वाटर के मॉलिक्यूल में भाई कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा होगा, तो आप बोलोगे डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सही है, ध्यान रखना, भूलना मत। एक होता है बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। सही है, अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या है, नाम देखो, डाइपोल इंड्यूस्ड मतलब एक मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है और दूसरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। मतलब सिंपल है, एक बिगड़ा हुआ बच्चा किसी सुधरे हुए बच्चे को बिगाड़ दे। मतलब कई बार देखा होगा आपने, कोई नया बच्चा क्लास में आ गया, बहुत शैतान है, शरारती है, बहुत बिगड़ा हुआ आया है, और किसी शरीफ बच्चे से उसकी दोस्ती हो जाए तो 15-20 दिन में वो शरीफ बच्चा भी क्या होता है, उसके जैसा ही मिल जाता है। तो वही कहानी यहाँ पर है। देखिए सपोज आपके पास एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है HCl और आपके पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है Cl2। क्लियर, व्हेन द पोलर मॉलिक्यूल कम क्लोज टू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, बीच में न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स अराउंड ऑफ। बट व्हेन द HCl अप्रोच टुवर्ड्स द क्लोरीन मॉलिक्यूल, देन पॉजिटिव चार्ज ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल कम फ्रंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल HCl। फिर सुन लो मेरी बात, जब आपका कोई पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के सामने आता है तो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो अपोजिट चार्ज है वो पोलर मॉलिक्यूल के अपोजिट चार्ज के फ्रंट में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एंड ड्यू टू विच बिटवीन द अपोजिट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट, एंड दिस काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल में यहाँ डाइपोल नहीं था, बट इसने क्या करा, डाइपोल बना दिया। कैसे पता लग रहा है डाइपोल बना दिया, प्लस को इधर कर दिया, माइनस को इधर कर दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। पहले नहीं था ये प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, फिर बीच में न्यूक्लियस है और अराउंड ऑफ कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल आकर दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है बीच में, उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने ऑलरेडी करा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ऑलरेडी आप करके बैठो, बहुत डिटेल में कराया आपने, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए बेटा, चैप्टर में आगे जाने से पहले कुछ जनरल चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि ये चीज़ें फिजिक्स की हैं, आपके बतानी तो नहीं चाहिए, बट सीख लो फिर। देखिए ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड मॉलिक्यूल विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये सब जानते हैं, 9th क्लास का पढ़ा हुआ है आपका, है ना, फॉर्मेलिटी दे रखा है बुक में, इसलिए समझा रहा हूँ, है ना। तो क्या बोलता है ये, अगर हम थर्मल एनर्जी को एनहांस करें, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल की, गैस के। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecule increase, the molecule will move apart from each other. If the molecule will move apart from each other, then force of attraction decrease. सही है,
तो हीट करने पर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं, और दूर जाने से क्या होते हैं, उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। सही है, तो ये ऑलरेडी आपको करा हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जैसे लीटर और वॉल्यूम, ये ध्यान रखिए, चैप्टर 1 में बताया मैंने, एक बार और देख लीजिए। 1 लीटर का मीनिंग होता है 1000 ml। आप बोलोगे सर ये भी क्या पढ़ाने की चीज़ है, जरूरी है, भूल जाते हैं बच्चे कई बार न्यूमेरिकल्स में। 1 लीटर का मीनिंग होता है 1000 ml, और 1000 ml का मीनिंग होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब में चेंज करोगे, आंसर आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। गॉट इट? ये कन्वर्जन से वॉल्यूम के। ऐसे ही प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, एंड 1 ATM इक्वल होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सही है, एंड 1 बार इक्वल होता है 10⁵ पास्कल। अब यहाँ ध्यान ये देना बेटा, ये भी 1 ATM है, 1 बार है, और पास्कल की वैल्यू क्या है 10⁵, 1.013 10⁵। तो कई बार अगर आप चाहें तो 1 ATM इक्वल भी 10⁵ पास्कल न्यूमेरिकल्स में ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू 1.013 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार ये वैल्यू, और 1 बार में कितना ATM होता है 0.987 ATM। 1 ATM अगेन इक्वल 760 mmHg या 760 टॉर। क्वेश्चन आता है हमारे केमिस्ट्री में कौन सी यूनिट काम आएगी, हमें तो केमिस्ट्री से मतलब फिजिक्स थोड़ी पढ़नी है हमें, तो काम कौन सी आएगी, सबसे ज़्यादा काम आएगी आपके 1 ATM। ये यूनिट सबसे ज़्यादा ये काम आने वाली यूनिट है कि 1 ATM में कितना, और एक ये यूनिट, डेट्स ऑल। ये 2 यूनिट्स ध्यान रखिए, 1 ATM में कितना पास्कल है और 1 बार में कितना पास्कल है, इतना ध्यान रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। देखिए गैसेस स्टेट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लास 9 में पढ़कर आए हो आप, क्लास 9 का टॉपिक है। देखिए वॉल्यूम एंड शेप नॉट फिक्स्ड पता है आप सबको। ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 2 काम का है हमारे क्लास 11 के अकॉर्डिंग। थर्मल एनर्जी इज हायर देन मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसियस स्टेट की थर्मल एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए गैसियस स्टेट के जो गैसियस मॉलिक्यूल हैं दे मूव रैंडमली हियर एंड देयर। तो क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाई डज द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज मूव रैंडमली, तो पुराना अगर याद है 9th का, तो 9th का लिख देना, बिकॉज दे आर हैविंग लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम क्यों होता है, बिकॉज गैसियस मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी इज हायर। बाकी सब वही 9th क्लास वाले पॉइंट है बेटा। दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, exert pressure on the wall of container, low density, mix with other gases easily। अब क्वेश्चन है क्या ये एग्जाम में आ सकता है, आंसर है बिग नो। ये कौन पूछेगा आपसे 11th क्लास के स्टैंडर्ड में कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैस बताइए, नहीं आएगा बेटा, कोई चांस नहीं है आने का, है ना। देखिए बेटा गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअल में आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुई है ना। जो अभी पुराना पढ़ा हमने, अभी पिछले 20 मिनट में जो पढ़ा है वो केवल चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। नहीं भी पढ़ोगे, छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 12th में क्या काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, गैस की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब गैस का बिहेवियर कैसा है, गैस हाईली कंप्रेसिबल है, कम कंप्रेसिबल है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए आपको गैस की 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर आपने गैस के प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को आइडेंटिफाई कर लिया, इसका मीनिंग आपने गैस की प्रॉपर्टीज या नेचर को आइडेंटिफाई कर लिया। तो व्हेनेवर साइंटिस्ट जब आइडेंटिफाई करते हैं कि गैस का नेचर क्या है, गैस कैसी है, तो सबसे पहले वो गैस की 3 प्रॉपर्टीज को पिक करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। एंड टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज वन बाय वन, कुछ लॉज मेंशन है आपके सिलेबस में। उन लॉज को हम बोलते हैं गैस लॉज। फर्स्ट लॉ है आपका बॉयल्स का लॉ, एंड लेट्स वी स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। देखिए आपके पास एक सिरिंज है और सिरिंज में एयर फिल करी हुई है मैंने, है ना, और इस एयर का वॉल्यूम है वी आई मतलब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर, और ये लगा रखा है मैंने सिरिंज का पिस्टन, गॉट इट, और पिस्टन का प्रेशर P। अब ध्यान सुनना, अगर मैं प्रेशर को एनहांस करता हूँ, इफ वी इंक्रीज प्रेशर गैस, तो क्या होगा, द पिस्टन विल मूव डाउनवर्ड, और पिस्टन जब नीचे आएगा तो आफ्टर सम टाइम पिस्टन कहाँ जाएगा, यहाँ,
एंड गैस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, ये ऐसे हो जाएगा। एंड वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम Vf, फाइनल वॉल्यूम। तो कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। सिंपली इतना तो आता ही है हमें, प्रेशर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल विल कम क्लोज, इफ द मॉलिक्यूल कम क्लोज विद ईच अदर देन द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज। इसी पर लॉ दिया आपके बॉयल्स ने। बॉयल्स बोलता है प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। किसी गैस का प्रेशर उस गैस के वॉल्यूम, सही है, तो किसी भी गैस का प्रेशर उस गैस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एट टेम्परेचर T। ये ध्यान रखना है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो किसी गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। सही। अगर हम इसको ओपन करें तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल के, वी लाओगे प्रोपोर्शनल हट के क्या हो जाएगा के। तो ये आपका बॉयल्स का लॉ है। दूसरा पॉइंट अब ध्यान से सुनिए, हटा रहा हूं मैं इसको, है ना, ध्यान से देखना बेटा। इफ एट T1 टेम्परेचर, आपने लिखा P1V1 इक्वल के, T1 टेम्परेचर पर गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट के इक्वल है। के क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या पता लगता है कि किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। P प्रोपोर्शनल 1/V, V को यहाँ ले गए तो आप क्या हो जाएगा के। अगर डिटेल करना है तो एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, अगर दिक्कत है समझने में तो आप क्या लिखोगे, P इक्वल के अपॉन V। के क्या है, कांस्टेंट है, क्या बन जाएगा बेटा, PV इक्वल के। मतलब क्या है, किसी गैस के लिए उसका प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। गॉट इट। इफ एट T1 टेम्परेचर P1V1 इक्वल के है, देन T2 टेम्परेचर क्या हो जाएगा, P2V2 इक्वल के। दोनों को कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो क्या बन जाएगा, P1V1 इक्वल P2V2। गॉट इट। तो ये बॉयल्स का लॉ है। मतलब आप गैस को किसी भी कंडीशन में ले जाएं, उसके प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर T3 टेम्परेचर करोगे तो भी क्या बन जाएगा, P3V3। सही है। तो कोई बहुत ज़्यादा वो काम की बात नहीं है, सिंपल लॉजिक ये है। अगर शॉर्ट एंड स्वीट बोलूँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गॉट इट। इसके जो बॉयल्स के लॉ के ऊपर आपके 3-4 ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स ऑफ देखिए बेटा, बॉयल्स लॉ के आपके डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में ओनली ये ग्राफ मेंशन है, ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ प्रदीप में। देखिए आपने क्या लिखा, P प्रोपोर्शनल 1/V। ओपन करोगे क्या हो जाएगा, P इक्वल के अपॉन V। आगे क्या लिख दोगे, PV इक्वल के। देखिए ये सारी कंडीशंस कब है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपने क्या बोला, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। क्लियर। अब आपने क्या चीज़ कांस्टेंट रखी है, आपने रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर को। अगर हम किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर जनरेट करते हैं, मतलब आपने किसी भी चीज़ का ग्राफ बनाया एंड अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोथर्म, ISOTHERM, आइसोथर्म। फिर सुन लो मेरी बात, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटीज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर देन द ग्राफ इज कॉल्ड आइसोथर्म। अब देखिए डिफरेंट टाइप के आइसोथर्म्स हैं। जैसे आपने P और V के बीच में ग्राफ बनाया, तो P क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो ग्राफ कैसा आएगा, नीचे की ओर। मैंने 3 ग्राफ बनाए एट द टेम्परेचर T1, T2 एंड T3। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपका ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। क्यों जाएगा, उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा अप होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। तो ग्राफ क्या है ये, T1, T2 और T3 पर 3 ग्राफ है ये। आपके केवल
एक ग्राफ दिया हुआ है ये इतना सा है, ये डेट्स ऑल, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये ग्राफ डेट्स ऑल, ये ऐसे दे रखा है एनसीईआरटी। ग्राफ नंबर 2 P एंड 1/V का ग्राफ, तो P और 1/V क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा आपका, व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V, तो क्या होने वाला है, आपका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन में। अगेन वही, ये ग्राफ नंबर 1 T1 टेम्परेचर पर, ग्राफ नंबर 2 T2 पर, ग्राफ नंबर 3 T3 पर। रिलेशन क्या है, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, वॉल्यूम बढ़ता हुआ चला जाएगा ऊपर। देखिए ग्राफ नंबर 3 PV और V का ग्राफ। अब देखिए बेटा यहाँ PV किसके इक्वल है, कांस्टेंट। PV इक्वल क्या है, कांस्टेंट। अगर आप PV का किसी भी चीज़ के साथ ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज PV की वैल्यू इज कांस्टेंट विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसलिए PV और V का ग्राफ क्या आता है, पैरेलल, स्ट्रेट लाइन। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कितना भी वॉल्यूम बढ़ाइए लेकिन PV की वैल्यू कांस्टेंट है, PV की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इफ वी ड्रॉ सिमिलरली ग्राफ बिटवीन PV एंड T, तो PV क्या है, कांस्टेंट है, तो V ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये सब क्या है आपके, ये सब आपके बॉयल्स लॉ के ग्राफ है। गॉट इट। तो इसको ध्यान से देखिए लेक्चर को, और नेक्स्ट टर्न पर हम करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।